आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की भी है। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज 11 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा होगा। ध्वज का वजन लगभग 11 किलो होगा। ध्वज पर कोबेदार वृक्ष और भगवान सूर्य का प्रतीक प्रदर्शित रहेगा। ध्वजारोहण समारोह में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग लिया जा रहा है। सेना ने राम मंदिर परिसर में ध्वज फहराने की रिहर्सल पूरी कर ली है और तकनीकी सुझाव भी ट्रस्ट को सौंपे हैं। ध्वजारोहण समारोह पीएम मोदी के हाथों होगा और इसमें लगभग 8000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अगले दिन से श्रद्धालुओं के लिए परकोटे और सप्त मंदिर क्षेत्र के दर्शन सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगे। ये दिन अयोध्या के इतिहास में मर्यादा और भव्यता का प्रतीक दिवस बनकर दर्ज होगा, जिसको लेकर श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ की तरह व्यवस्था हो रही है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। मथुरा में ब्रजरज उत्सव के दूसरे दिन भक्ति का ऐसा सागर उमड़ा कि पूरा परिसर जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। ब्रजरज उत्सव में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आनंदित होकर झूम उठे। ब्रज रज उत्सव स्थल पर भक्ति संगीत की इस बेला के बीच ब्रज संगीत का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्थानीय कलाकारों की झांकियां, लोक नृत्य और ग्रामीण कला प्रदर्शनी ने पूरे आयोजन को भव्य और विशाल मेला बना दिया है। यहाँ शाम होते होते दीपों की जगमगाहट और शंख ध्वनि वातावरण को और भी पावन बना देती है। कुशीनगर में तमकुहीराज तहसील के पिपरा घाट जीरो बंधे पर कैन सेट रॉकेट लॉन्चिंग कंपटीशन का आज से शुभारंभ हो गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के पहले दिन शामिल टीमों ने 4 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किए और फिर उस रॉकेट को सफलतापूर्वक रिकवर भी किया। ये नेशनल कंपटीशन इसरो की सहयोगी संस्था इन स्पेस और एक स्वयंसेवी संस्था के नेतृत्व में की जा रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 71 टीमों ने हिस्सा लिया है। यूपी के पिछड़े जिलों में शुमार कुशीनगर में आयोजित ये प्रतियोगिता न सिर्फ विज्ञान में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है, बल्कि जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के भी आने की संभावना है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने अनोखी पहल की है। आम जनता के साथ पुलिस वालों और सुरक्षा कर्मियों को इंस्टेंट इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में आज सीपीआर एवं प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षित डॉक्टरों ने पुलिस वालों को सीपीआर देने के वैज्ञानिक तरीके बताए। इसके अलावा हाल के दिनों में चौराहों पर आम नागरिकों को हुई हार्ट अटैक की समस्या पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों और पुलिस कर्मियों की सीपीआर देकर जान बचाने की घटनाओं की सराहना भी की गई। ऐसे ट्रेनिंग कार्यक्रम शहर के प्रमुख चौराहों व बाजारों में किए जाएंगे ताकि आम जनता के साथ साथ नागरिकों और व्यापारियों को भी ट्रेनिंग मिल सके। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि चक्रवाती तूफान मोन्था आज आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान मोन्था आज रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा इलाके में तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान के असर से देश के कई तटीय राज्यों में भारी बारिश हो रही है और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मोन्था के चलते आज विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से जाने वाली सभी 32 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में 9 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अब बात करते हैं मोटापा घटाने वाले ब्रह्मास्त्र की। जी हां, आजकल खराब खान पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते वजन बढ़ना बहुत आम हो गया है। लिहाजा दुनिया भर में लाखों लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। मोटापे से वजन बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। ऐसे में वजन कम करने के लिए खान पान से लेकर लाइफस्टाइल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वहीं हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी साझा किया है
कि पानी पीने से किस तरह वजन कम करने में मदद मिल सकती है। मोटापा आज सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये एक बीमारी का रूप ले चुका है। दुनिया भर में मेडिकल साइंस से जुड़े वैज्ञानिक मोटापे से लड़ने की हथियार खोज रहे हैं और अभी तक जो इलाज सामने आए हैं वो या तो महंगे हैं या फिर इनमें साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। इस बीच ये खबर मोटापे के इलाज की दिशा में एक नई उम्मीद जगाने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मोटापे की दर पिछले कुछ दशकों में लगभग दोगुनी हो गई है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो करीब 20 से 30% वयस्क और 10 से 15% बच्चे मोटापे या अधिक वजन वाले हो चुके हैं। बदलती लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, तनाव और नींद की कमी, जंक, फास्ट फूड और पैक्ड चीजों का अधिक सेवन मोटापे के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री ने एक पोस्ट किया जिसमें लोगों को मोटापा कम करने का एक ब्रह्मास्त्र बताया। मिनिस्ट्री के मुताबिक यदि लोग इस तरीके को अपनाते हैं तो मोटापा कम करने में मदद मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पोस्ट में लिखा, वजन प्रबंधन के लिए हाइड्रेशन जरूरी है। आज ही अपने दैनिक पानी के सेवन पर ध्यान दें। स्वस्थ शरीर और फिट जीवन शैली की ओर ये आपका पहला कदम हो सकता है। मिनिस्ट्री ने एक पोस्ट भी जारी किया जिसमें लिखा है, वजन घटाने के लिए पर्याप्त पानी पिए। पानी की कमी से थकान और कमजोरी हो सकती है। मानव शरीर का 55 से 60% हिस्सा पानी से बना होता है। हाइड्रेशन हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पानी हमारे शरीर के कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस में सॉल्वेंट का काम करता है। हमारा मेटाबॉलिज्म बताता है कि हम वजन किस स्पीड पे कम कर सकते हैं। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो हमारा वजन जल्दी कम हो जाता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हमारा वजन धीरे कम होता है। तो अगर पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है तो पानी इनडायरेक्टली हमारे वजन को कम करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए हमें हाइड्रेटेड रहना बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली अगर हम अपना वजन कम करना चाहते हैं। इसके साथ पानी हमारे शरीर के क्लेंजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे क्लेंजिंग का, जो हमारे लिवर की क्लेंजिंग, हमारे किडनीज की क्लेंजिंग, इसके लिए पानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर हमारे लिवर और किडनीज अच्छे से क्लेंस्ड हैं, वो अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है जिसमें हम वेट लूज जल्दी कर पाते हैं। अपनी रिपोर्ट में मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों ने सादा पानी अधिक पिया था उन लोगों का वजन कम होने की संभावना अधिक थी और समय के साथ उनका वजन भी कम बढ़ा था। दरअसल भोजन से पहले 500 मिलीलीटर पानी पीने से मध्यम और वृद्ध उम्र वर्ग के लोगों को भूख कम लगती थी और उनकी एनर्जी की खपत भी कम हुई थी। वहीं ये भी पाया गया कि चीनी वाली मीठी ड्रिंक की जगह पानी पीने से शरीर के वजन में औसतन 0.33 किलोग्राम की कमी आई थी। रिसर्च ने ये भी पाया कि अपर्याप्त हाइड्रेशन या हाइपोहाइड्रेशन के शरीर पर नेगेटिव असर हो सकते हैं, जिसमें मोटापा, डायबिटीज भी शामिल है। रिसर्च पेपर में चेतावनी दी गई है कि हाई सीरम सोडियम कंसंट्रेशन, जो हाइपोहाइड्रेशन का एक संकेतक है, जल्दी बुढ़ापे और समय से पहले मृत्यु से जुड़ा है। इसीलिए पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि ये मेटाबॉलिज्म में भी मदद कर सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हंगर नाम के दो टर्म्स हैं, जिसमें कभी कभी हम अपनी प्यास को भूख का रूप मान लेते हैं और पानी पीने की बजाय खाना खा लेते हैं। अगर हम हाइड्रेटेड हैं तो इसमें हम कम फंसेंगे। हम जब भी हमें अगर भूख लग रही है तो अगर हमने 1 गिलास पानी पिया तो हमारी वो भूख शांत हो जाती है, जिससे हमारा अगेन कैलोरी डेफिसिट हो जाता है थोड़ा। पानी कब और कैसे पिएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है।
पूरे दिन में हमें 2.5 से 3 लीटर तक पानी की आवश्यकता है, डिपेंडिंग कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा और ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, और मेल्स को थोड़ा और चाहिए रहता है। दिन की शुरुआत 1 से 2 लीटर ग्लास पानी से कर सकते हैं, जिसमें आप सादा पानी, गुनगुना पानी, उसमें आप जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, इनमें से कोई भी हर्ब यूज करके डिटॉक्स वाटर की तरह पी सकते हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के सीनियर फैकल्टी एडिटर डॉक्टर रॉबर्ट एच शामलिक के अनुसार भोजन से पहले पानी पीने से कुछ फायदा तो हो सकता है। यदि आप खाने से पहले अपने पेट को पानी से भर लेते हैं तो आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप जल्दी खाना बंद कर देंगे। यदि आप आमतौर पर हाई कैलोरी वाली ड्रिंक पीते हैं तो इसकी जगह पानी से समय के साथ वजन कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं कई रिसर्च ये भी बताती है कि जिन बुजुर्गों ने भोजन से पहले पानी पिया उन्होंने कम खाना खाया, और जिन लोगों ने पानी नहीं पिया था उनकी अपेक्षा इन लोगों ने 12 हफ्ते में अधिक वजन कम किया था। जबकि भोजन से पहले पानी पीना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पेट की तंत्रिकाएं सिग्नल भांप लेती हैं और दिमाग को संकेत भेज देती है कि खाना बंद करने का समय आ गया है। ऐसे में सवाल है कि एक व्यक्ति को रोजाना कितना पानी पीना चाहिए। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार भारत में स्वस्थ वयस्कों के लिए पानी की मात्रा शरीर के वजन और एक्टिविटी पर निर्भर करती है। रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? वयस्क पुरुषों को रोजाना कम से कम 2.5 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, और वही महिला वयस्कों को 1.5 से 3.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। हालांकि पानी की मात्रा मौसम, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। आपको जो भी हर्ब्स आपके प्रकृति के हिसाब से सूट करे आप उसका यूज कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हर मील के आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी हम जरूर लें, ताकि हमारा पेट थोड़ा भर जाए और कैलोरी इंटेक थोड़ी कम हो जाए। जैसे नाश्ते से आधा घंटा पहले पानी पिया, लंच के आधा घंटा पहले पानी पिया, डिनर के आधा घंटा पहले पानी 1 गिलास पिया, तो उससे हमारी भूख थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी और हम कम कैलोरीज का इंटेक करेंगे, जिससे अगेन हमारा वेट लॉस में हमें हेल्प हो जाएगी। कुछ लोग एकदम से बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। बढ़ती चर्बी न केवल पर्सनालिटी खराब करती है बल्कि मोटापा कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। शरीर की चर्बी कम करने के लिए डेली रूटीन में कुछ आदतों को शामिल करना मददगार हो सकता है। लिहाजा अगर मोटापे से बचना है तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, तो वहीं सुबह उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही छठ महापर्व का हुआ समापन। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। 18 महीने बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा। आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे डिफेंस सर्विस और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों को भी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है। गुजरात में 31 अक्टूबर को केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस मौके पर पूरा देश मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा, जहां शानदार एकता परेड का आयोजन होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इस भव्य आयोजन की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस दौरान होने वाली मूविंग परेड के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। इस परेड में BSF, CISF, ITBP, CRPF, SSB के अलावा NCC समेत सुरक्षा बलों की कुल 16 टुकड़ियां भाग लेंगी। साथ ही 21 शौर्य चक्र से सम्मानित जवान भी इस परेड का हिस्सा होंगे। परेड का सबसे बड़ा आकर्षण BSF का K9 दस्ता भी होगा, जिसमें 150 स्वदेशी नस्ल के डॉग्स शामिल हैं। साथ ही आसमान में वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम शौर्य प्रदर्शन करेगी और सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखेरने के लिए एकता थीम पर आधारित झांकियां भी दिखाई जाएंगी। मुंबई
के डॉक्टर गौतम भंसाली ने एक म्यूजिक सॉन्ग रिलीज किया है। इस गाने की खास बात ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि मरीज की जान CPR देकर कैसे बचाई जा सकती है। इस वीडियो सॉन्ग के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर भंसाली के इस सॉन्ग को मशहूर सिंगर शान ने अपनी आवाज दी है और इसे डॉक्टर गौतम भंसाली, नीलम मुंतशिर और प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर ने प्रोड्यूस किया है। इसके लॉन्च कार्यक्रम में बॉलीवुड और मेडिकल की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। डॉक्टर भंसाली के इस गाने को कई बॉलीवुड कलाकारों ने सोशल मीडिया में प्रमोट किया है। डॉक्टर गौतम भंसाली ने मुंबई पुलिस को भी CPR की ट्रेनिंग दी है। साथ ही कई कॉलेज और स्कूलों में भी वो सेशन लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट में जो हो बेहोश, बिजली के हो झटके या सांसें जिनकी अटके, जिंदगी का भर दो उनमें जोश। उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही आज छठ महापर्व का समापन हो गया। सुबह से ही देश भर में इस त्योहार को मनाने वाले व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि दीर्घायु की कामना की। देश भर के घाटों पर सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही छठ मैया के जयकारे गूंजने लगे थे। लोकगीत और पारंपरिक भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। छठ पूजा प्रकृति की उपासना और आत्म अनुशासन का महापर्व है। ये महापर्व भारतीय सनातन परंपरा का जीवंत स्वरूप है। चेन्नई में एक मां का CCTV वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो अपनी बेटी को गली के कुत्तों के हमले से बचाती नजर आ रही है। यास्मीन नाम की ये महिला अपनी 5 साल की बेटी समीरा के साथ पूर्णमल्ली के महालक्ष्मी नगर से गुजर रही थी। तभी गली के 2 कुत्तों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुत्तों ने उनकी बेटी समीरा को शिकार बनाया। जैसे ही समीरा नीचे गिरी, कुत्ते उसे पकड़कर खींचने की कोशिश करते दिखे। ये देख यास्मीन ने उसे खींचकर बचा लिया। कुत्तों के काटने से उसे गंभीर चोटें आई हैं। अब वो अस्पताल में है और इलाज करवा रही है। और अब बात करते हैं राजस्थान के स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म की। राजस्थान में एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। अब राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, लेकिन अब यूनिफॉर्म कोड में टाई की जगह नहीं मिलेगी। वहीं टीचर्स के लिए भी यूनिफॉर्म लागू करने और ID कार्ड अनिवार्य करने की योजना बनाई जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। मेरे हिसाब से तो ये कुछ हद तक जो डिस्क्रिमिनेशन अभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के जो बीच में है, उसको काफ़ी हद तक हटाएगा। मेरा मानना तो ये है कि सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है, इसमें भेदभाव खत्म हो जाएगा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टीचर्स का तो काफ़ी होना चाहिए, बच्चों के जैसे बच्चों के साथ होना चाहिए। गवर्नमेंट और सबको, प्राइवेट सबको एक जैसा ही होना चाहिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। राज्य के सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में अब छात्रों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, यानी अब सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में कोई फर्क नहीं दिखेगा। राजस्थान में अब सभी स्कूली बच्चे एक ही तरह से दिखेंगे। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। चाहे सरकारी विद्यालय हो, चाहे निजी विद्यालय, सबका ड्रेस कोड अब एक जैसा होगा। यहाँ तक कि जो शिक्षक है उनका भी ड्रेस कोड तय किया जाएगा। ID कार्ड बनाए जाएंगे, ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। अब राजस्थान में चाहे सरकारी विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, सबका ड्रेस कोड एक जैसा ही होगा। बस उसमें टाई शामिल नहीं होगी। शाला दर्पण पोर्टल के जरिए जो बच्चे हैं उनकी सूचना परिजनों तक पहुंचेगी, क्या वो स्कूल पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो ये बड़ा बदलाव राज्य सरकार राजस्थान में करने जा रही है। लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोर देकर कहा कि अब स्कूल यूनिफॉर्म में टाई को शामिल नहीं किया जाएगा। हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश, जिस अलग अलग नाम से अपने हिसाब से बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म जो कहते हैं, वह एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी करने वाले हैं। छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी यूनिफॉर्म लागू करने और ID कार्ड अनिवार्य करने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग ने सिस्टम की तैयारी पूरी कर ली है और इसे जल्द पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
आगे चल करके हम शिक्षकों की भी यूनिफॉर्म तय करने वाले हैं और हमारे अध्यापकों का भी आईडी कार्ड होगा। अध्यापकों के आईडी कार्ड के बाद यानी परिचय पत्र के बाद हम उसके आगे जाकर के हम सभी बच्चों का परिचय पत्र लागू करने वाले हैं। वहीं अब छात्र और छात्राएं क्लास से गैर हाजिर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अगर वो क्लास छोड़कर कहीं घूमने जाते हैं तो उनकी जानकारी उनके माता पिता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत सूचना दी जाएगी। इस व्यवस्था से माता पिता को अपने बच्चों की उपस्थिति, सुरक्षा और रोजाना स्कूल पहुंचने या गैर हाजिर रहने की जानकारी मिलती रहेगी। स्कूल में यदि छात्र नहीं पहुंचा तो उसकी सूचना अभिभावकों को मिलेगी, क्योंकि उनके रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास मसाला दर्पण पर है कि आपका बेटा या बेटी आज स्कूल नहीं आया है, ये सूचना उनको मिल जाएगी। तो पता चलेगा माँ को कि उनका बेटा या बेटी कहाँ है। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत शीघ्र ही इसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। राजस्थान सरकार के इस फैसले से न केवल स्कूलों में एक समानता आएगी, बल्कि स्टूडेंट्स की पहचान और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस पहल का मकसद सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का अंतर कम करना है। लोगों को जो अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं ना, उनको भी ये लगेगा कि बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि उनके भी क्या है कि मन में ये लगेगा कि अपने बच्चे भी वही ड्रेस पहन के जा रहे हैं और जो प्राइवेट में जो पढ़ते थे उनके बच्चे भी वही ड्रेस पहन के जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा निर्णय मेरा मानना तो ये है। और ड्रेस कोड होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्राइवेट में तो फिर भी ड्रेस कोड है, पर गवर्नमेंट स्कूल में क्या है टीचर कैसे भी चल जाता है पढ़ाने, तो उसका भी ड्रेस कोड होना चाहिए। ये सरकार का एक अच्छा कदम है जो पेरेंट्स को शायद सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो काफ़ी सही डिसीजन है। अगर आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है और हर किसी की आ सकती है, तो ये बच्चे के पेरेंट्स का भी राइट है कि उसका बच्चा स्कूल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। लोगों को जो भावना होती है ना, हीन भावना होती है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं सरकारी में पढ़ता हूँ, तो भावनाएं खत्म हो जाएगी। ये सरकार की अच्छी पहल है। राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा, ताकि छात्रों को समय पर किताबें मिल सकें और वे गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई की तैयारी कर सकें। कोटा से चेतन गुजर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। आज 28 अक्टूबर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि व्यापक मुनाफा वसूली ने सेंसेक्स और निफ्टी को नीचे खींच लिया। आज यहां सेंसेक्स 150.68 अंक नीचे गिरकर 84,628.16 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 29.58 अंक फिसलकर 25,936.20 पर बंद हुआ। अमेरिका चीन व्यापार तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग कम होने से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 4,100 रुपए गिरकर 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इसके साथ ही मंगलवार को चांदी की कीमतें भी 6,250 रुपए की भारी गिरावट के साथ 1,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। आयातकों की ओर से माह के अंत में डॉलर की बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते आज मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट के साथ ही 88.27 पर बंद हुआ। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली एनसीआर की खराब हवा की, जिसे सुधारने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश कराने का बड़ा कदम पहली बार उठाया जा रहा है। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में छठ पूजा खत्म होने के दिन भी वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में बना रहा। दिल्ली की हवा लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह 6 बजे आनंद विहार ITO से लेकर द्वारका तक AQI लेवल रेड जोन में औसतन 304 रहा। दिवाली के बाद से दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच पहली बार कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी भी चल रही है। कृत्रिम बारिश के लिए विमान से ट्रायल करवाया जा रहा है। ऐसे में अब दिल्ली में कभी भी आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। इस बीच प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली में ग्रैप स्टेज 1 लागू है और दूसरे कदम भी उठाए जा रहे हैं।
दिल्ली की हवा अधिक जहरीली ना हो, इसके लिए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बड़ी घोषणा की है। CAQM के मुताबिक 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली में सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 कमर्शियल वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। BS4, BS5 या फिर इससे पुराने एमिशन स्टैंडर्ड वाले वाहनों को दिल्ली में पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। इसके लिए राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं पर सख्ती बरती जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। CAQM ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से कहा है कि वे ट्रांसपोर्ट विभाग में नए नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। दिल्ली की दम घोटू हवा से राहत दिलाने के लिए सरकार पहली बार राजधानी में क्लाउड सीडिंग का विकल्प भी आजमाने जा रही है। इसको लेकर हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। दिल्ली में जो पॉल्यूशन की स्थिति है उसको किस तरीके से देखते हैं, कितनी समस्या होती है? काफी समस्या हो जाती है, खासकर बुजुर्गों को सांस की समस्या, बीमारियां लगने लगती हैं, गला वाला खराब हो जाता है। इस मामले में तो कह रहा हूं सरकार ने जो दिवाली पे पटाखे चलाने का आदेश दिया उससे ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, अब सरकार जो कदम उठा रही है कि BS6 से नीचे की गाड़ियां उसको रोक रही है दिल्ली में प्रवेश करने से, तो उसको आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? वो तो मेरे हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, हमारे पे तो गाड़ी वगैरह वैसे है नहीं, लेकिन ये नहीं मतलब और जो गाड़ियां आती हैं बाहर से वो अच्छा कर रहे हैं और वो भी सही कर रहे हैं। कितनी बारिश का लेकिन ज्यादा उसी से हुआ ना, पटाखे छूटने से। सही कदम है, बिल्कुल। पोल्यूशन अब कैसे कम करोगे, और पोल्यूशन के साथ साथ ट्रैफिक भी कम होगा, तो ये तो बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। अच्छा, जो बारिश करवाने का निर्णय लिया जा रहा है, कृत्रिम बारिश मतलब अपने पे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? वो भी बहुत अच्छा सुझाव है। इससे दिल्ली वासी को बहुत अपना सेफ फील करेंगे, क्योंकि आजकल आप देखेंगे जब भी हम सुबह उठते तो गले में खराश होती है, तो कुछ पोल्यूशन का कुछ असर है, कुछ मौसम का असर है। तो जो दिल्ली सरकार कदम उठा रही है उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? तो मतलब अच्छा है, प्रदूषण रुकेगा? बहुत अच्छा कदम है दिल्ली सरकार की तरफ से। सर, हम तो आजकल रैपिडो, ओला, उबर में गाड़ी चलाते हैं और आंख में इतना ज्यादा मेरे जलन सी होती है कि पूछो, मैं इतना ज्यादा प्रदूषण फर्क फैलाते हैं। बिल्कुल, हमेशा इसके रोकथाम के लिए जो सरकार कदम उठा रही है उसको कैसा लग रहा है? अब सर क्या बताओ कैसा लग रहा है, लेकिन अब जैसा है वैसा होना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा आंख में जलन होती है और बहुत दिक्कत हो रही है इन सब चीजों से। अच्छा, सरकार जो कदम उठा रही है रुकने के लिए वो ठीक है या नहीं? अब कर तो रहे हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। बारिश भी करवा रहे हैं, कहाँ बारिश हो रही है सर, बस वही टैंकर घूम रहे हैं, उसके अलावा और कुछ कहाँ बारिश कहाँ हो रही है। हम तो यहीं रहते हैं कालकाजी में, यहाँ कोई बारिश वारिश तो करवाए नहीं कि प्रदूषण थोड़ा कम हो। आंख में इतनी ज्यादा जलन होती है हम लोगों के पूरे दिन। नहीं, सरकार का हमें कोई कदम तो दिख ही नहीं रहा है अभी तक। क्या कदम उठाए सरकार ने? जैसे कि BS6 जो गाड़ियाँ होती है उससे नीचे वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको दिल्ली में प्रवेश से रोका जा रहा है 1 नवम्बर से। उससे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है कि गाड़ियाँ रोकने से ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। पॉल्यूशन जो मेन पॉल्यूशन है वो फैक्ट्रियों का है, कंस्ट्रक्शन साइटों का है, उस पर सरकार बहुत लेट एक्शन लेती है या नहीं भी लेती है। हर बार होता है 10 दिन 15 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन बैन करते हैं, और मतलब ये थोड़ा सा कि गाड़ियां बैन कर दी, कंस्ट्रक्शन बैन कर दी, हर साल का ये खेल ही हो रहा है सरकार का। आज तक ये मेरे हिसाब से, मैं भी इसको देखते आ रहा हूँ, 15 साल से कंटिन्यू सेम प्रोसेस चलता आ रहा है। इसमें कोई नई स्कीम नहीं आई है सरकार की। दोनों ही अच्छे कदम है। अगर सरकार ये कदम उठाती है कि BS6 के नॉर्मल जो गाड़ियां हैं उनको रोकना जरूरी है, कि पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा होता है गाड़ियों की वजह से भी, और जो आर्टिफिशियल रेन के लिए बोला जा रहा है वो भी कराना बहुत जरूरी है। अच्छा कदम है सरकार का। अगर सरकार दोनों ही कदम उठाती है तो बहुत अच्छी बात है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी का शानदार नजारा देखने के लिए मिला। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा अपनी प्रजा का हालचाल जानने मंदिर से बाहर निकले। उज्जैन की गलियों में कार्तिक मास से पहले सोमवार भक्ति और आस्था का समागम देखने को मिला। श्रावण और भादो महीने की तरह ही भगवान महाकाल कार्तिक और अघन महीने में भी अपनी प्रजा का हालचाल जानने मंदिर से बाहर आते हैं और चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा अपने पारंपरिक स्वरूप श्री मन महेश के रूप में नगर वासियों को दर्शन देते हैं। कार्तिक मास की पहली सवारी में पूरा शहर महाकाल के जयकारों में सराबोर नजर आया। उज्जैन की गलियों में बाबा महाकाल सवारी में सबसे आगे पुलिस का घुड़सवार दल चल रहा था।
और फिर उसके पीछे पुलिस बैंड की धुन पर बाबा महाकाल के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। बाबा महाकाल की सवारी में पहली बार मंदिर प्रबंध समिति की ओर से संचालित श्री महाकालेश्वर बैंड भी सम्मिलित हुआ। बाबा के दिव्य दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर भक्तों का समंदर दिखाई दे रहा था। हर कोई बाबा को प्रणाम कर एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहा था। ढोल नगाड़ों के साथ मंजीरों की अलौकिक ध्वनि से पूरी उज्जैन नगरी गुंजामय हो उठी। बाबा महाकाल पूरी आन बान शान के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। भगवान महादेव के जो प्रिय मित्र हैं भगवान विष्णु, उनके दरबार से होते हुए पुनः बाबा महाकाल वापिस से अपने दरबार के अंदर आते हैं, क्योंकि भगवान शिव का और विष्णु का ये महीना कहलाता है, इसलिए इस महीने की कभी महत्ता होती है। इसलिए भगवान शिव स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। बाबा की पालकी महाकाल मंदिर से निकलकर कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची। यहाँ मां शिप्रा के पवित्र जल से बाबा का अभिषेक किया गया और फिर सवारी गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए देर शाम वापस मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में पुलिस दल ने बाबा महाकाल को सलामी दी और फिर विधि विधान से बाबा महाकाल ने मंदिर में प्रवेश किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मराठा संस्कृति का विशेष प्रभाव है। महाराष्ट्रीयन परंपरा में शुक्ल पक्ष से महीने का शुभारंभ माना जाता है, जिसके चलते ही कार्तिक अघन मास में निकलने वाली महाकाल की पहली सवारी कार्तिक शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलती है। इस महीने अब बाबा की दूसरी सवारी 3 नवंबर को फिर धूमधाम से निकलेगी, जिसे भक्त हरिहर मिलन सवारी के रूप में जानते हैं। कार्तिक महीने की दूसरी सवारी में भगवान महाकाल स्वयं द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचते हैं, जहां भक्तों को भगवान शिव और विष्णु के दिव्य मिलन के दर्शन होते हैं। इसके बाद तीसरी सवारी अघन महीने में निकलेगी, जो 10 नवंबर होगी, जबकि चौथी सवारी के लिए 17 नवंबर का दिन निर्धारित है, जिसे बाबा की राजसी सवारी के तौर पर जाना जाता है। नगर भ्रमण पर निकलने वाली बाबा की हर सवारी का भक्तों को बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। अगर कद्दू सिर्फ खाने की चीज ना होकर एक नाव बन जाए तो बेल्जियम में दरअसल हुआ कुछ ऐसा ही है, जहां लोगों ने कद्दू की नाव में बैठकर झील पार किया है। देखिए ये अनोखी और मजेदार पंपकिन रेस कैसे बनी लोगों की पसंदीदा एडवेंचर राइड। सोचिए जरा, अगर आपको कहा जाए कि आप कद्दू की नाव में बैठकर झील पार करें, तो क्या आप करेंगे? जी हाँ, बेल्जियम के छोटे से शहर कास्टरले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहाँ लोग किसी आम नाव में नहीं बल्कि बड़े बड़े कद्दू में बैठकर पैडलिंग करते नजर आ रहे हैं। हर उम्र के लोग इस अनोखी पंपकिन बोट का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बाहर घूमना और इसको अनुभव करना बहुत अच्छा है और ये हर उम्र के लोगों के लिए बना है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत रचनात्मक है और यही बोनस अंक है। इससे पहले कि ये कद्दू पानी में उतरे, इन्हें खास तरीके से खोखला किया जाता है। देखिए कैसे ये लोग हाथों और मशीनों की मदद से कद्दू को नाव का रूप दे रहे हैं।
हर कद्दू को ध्यान से साफ किया जाता है ताकि वो तैर सके और सवारियों का वजन संभाल सके। फिर इन विशाल कद्दुओं को तालाब में उतारा जाता है और फिर असली रोमांच शुरू होता है। कौन सा कद्दू ज्यादा देर तक पानी में टिकेगा और कौन सबसे तेज दौड़ेगा। क्योंकि ये बेल्जियम में और लगभग पूरे यूरोप में एक अनूठा आयोजन है। मुझे ऐसी कोई जगह नहीं पता जहां कद्दू के साथ ऐसा किया जाता हो। कास्टरले का ये कद्दू महोत्सव न सिर्फ मस्ती से भरा है बल्कि लोगों को साथ लाने का एक खूबसूरत जरिया है। कद्दू की नाव में सैर, शायद आपने ऐसी रेस पहले कभी नहीं देखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज़ टुडे। सच्ची कहते हैं कि जहां यादें हों वहां जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, और मेक्सिको के एक रंग बिरंगे डे ऑफ डेड ने ये बात साबित भी कर दी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कैसे जश्न सिर्फ जीने का नहीं बल्कि यादों को मुस्कुराकर संजोने का भी होता है। हर जगह बिखरी फूलों की खुशबू, चारों तरफ खुशियों की चहल पहल। यहाँ जिंदगी एक नया रूप लेती नजर आ रही है। मेक्सिको सिटी का मशहूर ज़ोकालो स्क्वायर इन दिनों रंगों और खुशबू से भर गया है। जहाँ देखो वहाँ फूलों के कालीन, मुस्कुराते चेहरे और कैमरे में कैद होती यादें देखने को मिल रही हैं। ये नजारा है डे ऑफ द डेड उत्सव का, जहाँ लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं लेकिन एक मुस्कान के साथ। इस बार का ये उत्सव थोड़ा खास है। वो शहर जो कभी एज़टेक सभ्यता का दिल हुआ करता था, उस शहर की टेनोस्टिटलैंड की मेक्सिको आज 700वीं सालगिरह मना रहा है। Es algo que resalta nuestras tradiciones y ustedes vemos aquí। हम अपनी परंपराओं को जीवित रखने आए हैं। घर में भी हम अपने पूर्वजों के लिए वेदी बनाते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। A buscar Halloween, salieran con su calaverita a buscar la paz que tanto necesita el país। शहर में फूलों के बीच खड़े अतरंगी स्ट्रक्चर मानो इस उत्सव को रोशन कर रहे हों। किसी ने सिर पर टोपी पहन रखी है तो कोई रंग बिरंगी पोशाक में बैठा है। दुनिया भर में कई सालों से मेक्सिको का ये फेस्टिवल अपने पूर्वजों को जश्न और सजावटों के साथ याद करने के लिए मशहूर है। शहरी लोगों के साथ आसपास के लोग भी इस फेस्टिवल का अनुभव करने पहुंचे हैं। यहाँ लोगों की भीड़ इन रंगीन और अलग अलग कलाकृति वाले स्ट्रक्चर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लोगों के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। A disfrutar nuestras tradiciones। हम ग्यूरेरो राज्य से खास तौर पर यहाँ ये उत्सव मनाने आए हैं। हम हमारी संस्कृति का दिल हैं और इसे करीब से देखना गर्व की बात है। Y estamos pues desde el día 28 prendiendo una luz para todos los। रंग, खुशबू और मुस्कान से भरा ये त्योहार हमें सिखाता है कि मौत अंत नहीं है। अपने परिजनों की यादों में दुनिया से अलविदा कह चुका शख्स हमेशा जिंदा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज़ टुडे। श्रेयस अय्यर की तबीयत में सुधार, तो वहीं भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में कौन लेगा श्रेयस की जगह, इसकी चर्चा भी तेज हो गई है। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने जगह बनाई है। अब चारों टीमों के बीच सेमीफाइनल खेले जाएंगे, जिनकी विजेताओं के बीच खिताबी जंग होगी। सेमीफाइनल नंबर 2 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा। ये सेमीफाइनल मैच परसों यानी गुरुवार 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। हालांकि भारतीय महिला टीम ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारी थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर एंड टीम सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर करने का दमखम रखती है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जिसने अभी तक 7 विश्व कप खिताब जीते हैं, वहीं भारत अपने पहले खिताब की तलाश में है। बंगाल और गुजरात के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 28 ओवर में 8 विकेट झटक लिए।
भारत की दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम अभी घोषित नहीं हुई है, जिसका पहला टेस्ट 14 नवंबर से शुरू होने वाला है। शमी के हालिया 2 मैचों में कुल 15 विकेट लेने से उनके सिलेक्शन की दावेदारी बढ़ गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनका चयन नहीं किया गया था। अगर शमी अगले 2 साल तक इसी लय में बने रहे तो मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये बड़ी खबर होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अंतिम वनडे मैच में घायल हुए श्रेयस अय्यर की हालत फिलहाल पहले से बेहतर है। श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में आईसीयू से बाहर आ गए हैं और लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में श्रेयस को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टी20 मैच से पहले श्रेयस की हेल्थ को लेकर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार ने बताया कि श्रेयस के हालात पहले से काफी बेहतर है। हालांकि इससे पहले वो आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन फिलहाल श्रेयस आईसीयू से बाहर आ चुके हैं और फोन पर बात भी कर रहे हैं। इस दौरान श्रेयस की ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल से एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो पहले से काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। श्रेयस अय्यर की रिकवरी में समय लग सकता है। ऐसे में 30 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता संदिग्ध मानी जा रही है। ऐसे में सवाल अब ये है कि अय्यर की जगह आखिर कौन खिलाड़ी टीम इंडिया में नंबर 4 पर खेल सकता है। श्रेयस की जगह 3 नामों की चर्चा जोरों पर है, जिनमें संजू सैमसन सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है, तो तिलक वर्मा को भी श्रेयस की जगह मौका मिल सकता है। वहीं रियान पराग भी ऑलराउंडर के रूप में टीम के लिए श्रेयस की जगह एक विकल्प हो सकते हैं। पंजाब के मोहाली में 69वें पंजाब स्कूली अंतर जिला 2025-26 निशानेबाजी खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें श्री मुक्तसर साहिब जिले के लगभग 45 निशानेबाज लड़के और निशानेबाज लड़कियों ने अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में भाग लिया। इसमें श्री मुक्तसर साहिब के नारंग शूटिंग क्लब की 3 निशानेबाज लड़कियों का राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग के लिए चयन हुआ है। ये तीनों लड़कियां भोपाल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की एयर राइफल और पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में पंजाब का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।